भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के आल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में देखते हैं वन लाइनर जो वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? भारत का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? तो कब हुआ? 20 सितंबर 1949। कब हुआ भारत का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? 20 सितंबर 1949 को। फिर कहता है दूसरी बार भारत का अवमूल्यन कब हुआ? पहली बार जो हुआ वो 20 सितंबर 1949 को हुआ। दूसरी बार 6 जून 1966 को हुआ। तीसरी बार भारत अवमूल्यन कब हुआ? 1 जुलाई 1991 में हुआ तीसरी बार। अब कहता है अगला क्वेश्चन, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? कहने का आशय है कि विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नो एस्ट्रो अकाउंट्स। क्या कहते हैं? नो एस्ट्रो अकाउंट्स। मतलब नो माने नहीं, ये विदेशियों में है और भारत में होता तो आपका अकाउंटेंट होता, इसलिए वो कह रहा है नो एस्ट्रो। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति की जो गणना की जाती है वो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? मुद्रा सूचकांक जो मुद्रा संकुचन या अपस्फीति, उसमें क्या है? मुद्रा संकुचन या अपस्फीति, मुद्रा संकुचन या अपस्फीति द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। अगला क्वेश्चन कहता है, मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की कीमत कम करने को क्या कहते हैं? मुद्रा अपस्फीति। क्या कहते हैं? मुद्रा अपस्फीति जो जानबूझ करके मुद्रा की मात्रा को कम करता है। ठीक। सकल घरेलू या जीडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा कितना है? जो जीडीपी घरेलू कृषि एवं संबंध क्षेत्र में हिस्सा करता है, हिस्सा है कितना है? वो 13.67। कहने का आशय 13.67% है। 1950 से 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? 52.2% था। कब? 1950 से 1951 में भारत के सकल घरेलू मतलब जीडीपी जो कृषि का योगदान उस कितना था? वो 52% था। रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? आप 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। तो रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह में की जाती है। रबी की फसल की जो बुवाई की जाती है कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के माह में की जाती है। रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं?
गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि ये आपकी रबी की फसलों जो अक्टूबर के महीने में बोई जाती हैं या नवंबर या दिसंबर तक बोई जाती है, वो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों ये फसलें बोई जाती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है खरीफ की फसलों की बुवाई कब की जाती है। जो खरीफ की फसल है वो ग्रीष्म ऋतु में की जाती है, मतलब गर्मियों के दिनों में जून और जुलाई के माह में। खरीफ की फसल की बुवाई कब की जाती है? जून और जुलाई के माह में। खरीफ की फसलों में कौन सी फसल आती हैं जो जून जुलाई में बुवाई की जाती है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि इनकी बुवाई की जाती है। जो खरीफ की फसलें हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि ये खरीफ की फसलें हैं जिनकी बुवाई जून और जुलाई में की जाती है। जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? मार्च से जुलाई के बीच में जायद की फसलों की बुवाई होती है। इसके बाद जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी। व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती हैं? कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू ये आपकी कौन सी फसलें हैं? नकदी फसलें हैं कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है चावल का। जो भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है चावल का। अभी आप करंट का एक मामला देख रहे हैं, किसान आंदोलन। तो जो किसान आंदोलन है तो वो क्यों कर रहा है? कहाँ के किसान सबसे ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं? पंजाब और हरियाणा। क्योंकि यहाँ पर हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ पंजाब और हरियाणा को मिला है, क्योंकि पंजाब में 5 नदियाँ हैं इसलिए उसका नाम पंजाब है। ठीक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं जो ऑल इंडिया में भेजे जाते हैं इनके माध्यम से एमएसपी के द्वारा। ठीक, इसलिए किसान आंदोलन चल रहा है। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? नाइट्रोजनीकरण के द्वारा। जो देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? नाइट्रोजनी के द्वारा। विश्व में मसलों के सबसे बड़े उत्पादक उपभोक्ता निर्यातक होने का गौरव किस देश को है? भारत को। किस देश को है? भारत को। रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा है। करंट का मामला है, चौथा स्थान है। रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादक भारत का विश्व में पहला स्थान है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रामचंद्र कुशवाहा खरेला, महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के हाल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज देखते हैं वन लाइनर वनडे एग्जाम के लिए बेहतरीन वीडियो आपको दे रहा हूँ कंटेंट। इसमें आप समझने का प्रयास करें हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो हरित क्रांति के जो आई हरित क्रांति उसके द्वारा फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि किस में हुई? गेहूं में हुई। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंगूर की जो प्रति हेक्टेयर उपज है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला है। अंगूर के लिए पहला है। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का तथा जौ ये आपकी मोटे अनाज के अंतर्गत फसलें आती हैं। बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, जौ। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं रामचरण कुशवाहा यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रामचरण कुशवाहा भगवान बुद्ध कंपटीशन से कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा है। पहले कृषि हल के द्वारा होती थी, लेकिन अब ट्रैक्टर के द्वारा होने लगी है, तो विश्व में भारत का चौथा स्थान हो गया है। काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? काली चाय के लिए विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश का भारत। काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? भारत है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है। पशुओं की दृष्टि से दूसरा स्थान है और दूध उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान है। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा पहले स्थान पर आता है? कौन सा देश आता है? ब्राज़ील आता है। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर आता है? ब्राज़ील। कौन सा आता है? ब्राज़ील। और दूसरे स्थान पर आता है आपका भारत पशुओं की दृष्टि से, और पहले स्थान पर आता है ब्राज़ील। और दूध उत्पादन की दृष्टि से पहला देश आता है आपका भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते जाएं। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें, कमेंट करें। अगला क्वेश्चन कहता है अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अंडों के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है विश्व में। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। जहां चमड़े का सबसे ज़्यादा काम किया जाता है वो कहाँ है? भारत में। सबसे ज़्यादा विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। इसके बाद कहता है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है वो कब किया गया? 1970 में किया गया है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? दूध से। जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किया गया है वो दूध से संबंधित था कि दूध में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और भारत का पहला दूध के उत्पादन में पहला स्थान है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? जो ऑपरेशन फ्लड के कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन थे सूत्राधिकार इसके? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जो सूत्रधार थे जिन्होंने स्थापना की वो कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? छठा। विश्व में समुद्री मत्स्य मतलब मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है विश्व में भारत का। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में अंतर्देशीय। इसमें विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन, और ये कहता है विश्व में अंतर्देशीय उत्पादन। जो अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन है भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ दूसरा है। और जो समुद्री मत्स्य उत्पादन है वो भारत का छठवां स्थान है। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, आप कंफ्यूज ना हो। जो भारत में समुद्री मत्स्य उत्पादन है वो भारत का छठवां स्थान है, और विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन, अंतर्देशीय होगा तो अंतर्देशीय अगर मत्स्य उत्पादन आता है तो दूसरा स्थान है भारत का। अगर समुद्री मत्स्य उत्पादन आता है तो छठवां नंबर आता है। मोती देने वाली मछलियां कहाँ पकड़ी जाती हैं? मोती देने वाली मछलियां
कहाँ पकड़ी जाती है? मन्नार की खाड़ी में। ठीक, मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती है? मन्नार की खाड़ी में। इसके बाद हम अगर आपसे पूछ रहे हैं कि मोती की खदानें कहाँ पर है? हीरा की खदानें कहाँ पर है? भारत में हीरा की खदानें कहाँ पर हैं? इसको कमेंट करें कहाँ पर है? हीरा की खदानें कहाँ पर पाई जाती हैं? मोती देने वाली मछलियाँ पकड़ी जाती हैं मन्नार की खाड़ी में। और हीरा की खदान भारत में कहाँ है? हीरा की खदानें भारत में कहाँ पर है? कमेंट करें, इसका आंसर जरूर दें। सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? गुजरात में। जो समुद्री मछली सबसे ज़्यादा कहाँ पकड़ी जाती हैं? वो गुजरात में पकड़ी जाती हैं। ताज़े पानी की सर्वाधिक मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती है? जो ताज़ा पानी है उसकी सर्वाधिक मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पकड़ी जाती हैं। कुछ मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कुछ मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पश्चिम बंगाल। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का पूरा लाभ, पूरा फायदा भारत को मिला है। ठीक, जिससे पहला स्थान आया। पीली क्रांति किसके संबंधित है? किससे संबंधित? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना सबसे पहले हुई थी भारत में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1970 में हुई। कब हुई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1970 में हुई। भारत में सबसे पहले बैंक की स्थापना बैंक ऑफ हिंदुस्तान हुई। जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था भारत का सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1970 में हुई। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में हुई। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में हुई। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई? बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में हुई। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना की है? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, इन तीनों बैंकों का विलय किया गया है। किस बैंक में? एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, एम्पीरियल बैंक ऑफ बंगाल, एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय किया गया है। बैंक ऑफ मद्रास का, बैंक ऑफ बॉम्बे का, बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों को मिलाकर के एक बैंक विलय हो गया और एक बैंक बन गई एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। ठीक, एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1955 में किया गया। एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जो भी छात्र छात्राएं हमसे पढ़ना चाहते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करें 9956782456। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। जो भी छात्र छात्रा अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर से संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज वनडे एग्जाम का ये वीडियो था जिसमें लोगों की डिमांड से मैंने वनडे एग्जाम पर ये क्वेश्चन और उनके आंसर देने की कोशिश की। जो भी छात्र छात्रा हमसे पढ़ना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।